वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 18 जून के डेली करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिए। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ गाइस बताना चाहूँगा आपको साथ साथ कि लोअर पीसीएस मेंस, एफआरओ मेंस और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच और टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी टेस्ट परफॉर्मेंस दें और अपनी परफॉर्मेंस चेक करें कि टेस्ट के थ्रू कि उनकी क्या परफॉर्मेंस एग्जाम में जाने से पहले, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए, जिससे कि आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ईजीनेस हो और आप आराम से रिवीजन कर सकें, तो उसके लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 18 जून के करंट अफेयर्स। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। वहाँ पे यूएस का एक स्टेट है न्यूयॉर्क, और बहुत इंपॉर्टेंट शहर भी है। तो वहाँ पे एक राइट टू रिपेयर करके एक एक्ट पास किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है और पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यूएस का स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क ने रिसेंटली पास किया है फेयर रिपेयर एक्ट, विच रिक्वायर्स मैन्युफैक्चरर्स टू सप्लाई रिपेयर इन्फॉर्मेशन। अभी तक क्या होता था कि जितने भी हम इक्विपमेंट्स खरीदते थे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, चाहे वो एसी हो, फ़ैन हो या कुछ भी हो, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या था कि वहाँ पे जो कंपनी थी, कंपनी के ऑफिशियल्स आके ही, कंपनी के वर्कर्स आके ही उस चीज़ को ठीक करते थे। इंडिया में हालांकि ऐसा नहीं है। इंडिया में जो बाहर के लोग हैं, कंपनी से बाहर के लोग हैं, वो भी बहुत इजीली मिल जाते हैं हमको, जो हमारे एसी रिपेयर कर देते हैं या फ़ैन रिपेयर कर देते हैं या कोई भी चीज़ रिपेयर कर देते हैं। लेकिन अमेरिका में बेसिकली कंपनी के पर्सन्स ही आते हैं, जो कि अपना में एक तो कॉस्टली भी है, एक कॉस्टली अफेयर भी होता है, और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी रिवील नहीं होती। तो एक फेयर रिपेयर एक्ट पास किया गया यूएस स्टेट न्यूयॉर्क के द्वारा, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, वो सही तरीके से रिपेयर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, टूल्स प्रोवाइड करें और पार्ट्स प्रोवाइड करें टू इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स, की जो इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स हैं उनको, एंड नॉट जस्ट देयर ओन स्टोर्स और पार्टनर्स। कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ओ जनरल का एसी लेने जाते हैं या हिटाची का एसी लेने जाते हैं, तो जो ओ जनरल कंपनी है या हिटाची कंपनी है, वो इंडिपेंडेंट जो रिपेयर शॉप्स होती हैं, उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि कौन से टूल्स चाहिए, कौन से उपकरण चाहिए और कौन से पार्ट्स हैं जिनको कि हम सही कर सकते हैं इसी के अंदर। तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो इंडिपेंडेंट जो वर्कर्स होते हैं उनको भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लोगों को ही पता हो। दिस प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद द राइट टू रिपेयर एंड फर्बिश देयर परचेज्ड गुड्स। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि डिमोलिशन ड्राइव वायलेट इंटरनेशनल लॉ। हाल ही में देखा गया है कि जो भी दंगई हैं, जैसा कि सरकार का कहना है, इस शब्द का इस्तेमाल सरकार कर रही है कि जो भी दंगई हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा या उनको नहीं बख्शा जाएगा, और उनको चिन्हित करके उनको पकड़कर उनके जो घर हैं या उनकी जो दुकानें हैं या उनके जो व्यवसाय हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। तो वहाँ पे जेसीबी चला दी जाती है, जिससे कि उनके जो मकान हैं या उनकी जो दुकान है उसको गिरा दिया जा रहा है। तो अब राइटर का कहना ये है कि यहाँ पे जो डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, यानी कि जो ये सरकार जो ये बिल्डिंग्स गिरा देती है लोगों की, ये अपने आप में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके खिलाफ जा रही है। भारत की जो कुछ स्टेट्स में जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, ये द राइट टू हाउसिंग इज़ नॉट ओनली अ फंडामेंटल राइट रिकग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ऑल्सो अ वेल डॉक्यूमेंटेड राइट अंडर द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। आर्टिकल 21 के तहत, जिसके तहत भारतीय संविधान राइट टू लाइफ की बात करता है, तो आर्टिकल 21 के तहत तो राइट टू हाउसिंग आता ही आता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राइट टू हाउसिंग जो है वो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स लॉ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार हैं, उनके तहत भी आता है, जिसके लिए भारत बाध्य है, बाइंडिंग है भारत पे। इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो प्रोहिबिट्स आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस इन एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी। तो इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून ये भी कहता है कि आप आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस, यानी कि अपने आप से खुद जो आर्बिट्रेरीली जो इंटरफेरेंस होता है, आप वो नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर्टी में। फॉर इंस्टेंस आर्टिकल 12 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, वो कहता है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम और कोरस्पोंडेंस। की आर्टिकल 12 कहता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कि किसी भी पर्सन को आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस से नहीं जूझना पड़ेगा, चाहे उसकी प्राइवेसी से हो, चाहे उसकी फैमिली में हो, चाहे उसके होम में हो और उस कॉरस्पॉन्डेंस। नो टू अटैक अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन, ना ही उसके ऑनर पे और उसके रेपुटेशन पे अटैक करेंगे।
साथ ही साथ आर्टिकल 25 कहता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कि एवरीवन हैज़ द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हर पर्सन को एक रहने का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ यानी कि तरीके के साथ रहने का अधिकार है। एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने अपने आप का और अपने परिवार की जो हेल्थ है और वेलबींग है उसका देख रखाव कर सके, इंक्लूडिंग फूड, कि खाना भी मिले उसे, क्लोथिंग भी मिले, इंपॉर्टेंटली घर भी मिले, हाउसिंग भी मिले और मेडिकल केयर भी मिले। साथ ही साथ आर्टिकल 11.1 कहता है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का कि राइट ऑफ एवरीवन टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी ये भी यही सेम चीज़ कहता है कि हर आदमी के पास अधिकार है, राइट है हर के पास कि वो एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ रहे, हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, और एडिक्वेट फूड हो, क्लोथिंग और हाउसिंग हो और इम्प्रूवमेंट हो लिविंग कंडीशंस का। तो ये भी सेम यही चीज़ें बोलता है। फर्दर मोर के अंडर आर्टिकल 11.1 में भी ये कहा जा रहा है कि कंट्रीज़ आर अंडर एन ऑब्लिगेशन, कि कंट्रीज़ के ऊपर ये चीज़ ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ दीज राइट्स, यानी कि ये जो अधिकार हैं एक पर्सन के कि उसे डिग्निटी के साथ रहने दें, उसे घर परिवार उसका सही से रहे, इस चीज़ के लिए सरकार अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाए कि वो लोग सही से रह सकें, एडिक्वेट हाउसिंग के साथ रह सकें। जबकि हमारे यहाँ राइटर का कहना ये है कि ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि उन पर्सनस को उनके घर से ही बेदखल कर दिया जा रहा है, ये राइटर का कहना है। द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, जिसको कॉमनली हम यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स ऑफिस भी कहते हैं, जिसका मैंडेट ये है कि विश्व में टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स गारंटीड अंडर इंटरनेशनल लॉ, की पूरे मानवाधिकार को संरक्षित रखा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है पूरे विश्व में, हैज़ इलैबोरेटेड ऑन द कंटेंट ऑफ द राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, उसने भी एडिक्वेट हाउसिंग पे कि एक पर्याप्त मात्रा में घर होना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने भी लिखा है। जो यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स ऑफिस है उसका कहना यह है कि एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ द राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स्ड एविक्शन। तो उनका कहना यह है कि राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग का क्या मतलब है कि राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग यानी कि जो आपको हक है कि आपको एक प्रॉपर्ली घर मिले, इसका एक एलिमेंट ये भी है कि आपको प्रोटेक्शन मिले किससे, फोर्स्ड एविक्शन से, यानी कि आपको ज़बरन आपके घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपको सुरक्षा है कि आपको घर से बेदखल नहीं किया जाएगा, फोर्स्ड एविक्शन नहीं होगा आपका। द यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस डिफाइंस फोर्स्ड एविक्शन एज परमानेंट या टेम्परेरी बेसिस पे अगर आपको रिमूव कर दिया जाए आपके घर से अगेंस्ट द विल ऑफ इंडिविजुअल, यानी आपकी फैमिली की विल के, आपके विल के या कम्युनिटी की विल के अगेंस्ट में अगर आपको घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको फोर्स्ड एविक्शन कहा जा रहा है, विच दे ऑक्यूपाई विदाउट द प्रोविजन ऑफ एंड एक्सेस टू अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ लीगल, और आपके पास कोई लीगल तरीका भी ना हो या आपको लीगल तरीके से भी जाने ना दिया जा रहा हो। राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग ऑल्सो एंटेल्स फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस विद वंस होम प्राइवेसी एंड फैमिली। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है ये जुडिशरी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के लीगल सिस्टम में। एपेक्स कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, जिसके तहत विशाखा गाइडलाइंस भी आई, और अभी जो पुट्टास्वामी जजमेंट हुआ, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट हुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो हुआ था 2017 में, उसमें भी प्रिंसिपल लाया गया था फंडामेंटल राइट्स का कि फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेड एंड इंटरप्रेटेड, कि उनको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए इस मैनर में कि वो कन्फर्मिटी ला सकें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के साथ। यानी कि जो भारतीय संविधान में जो कानून है उनको जब पढ़ा जाना चाहिए तो उनका इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार से करना चाहिए कि क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से भी मेल खा रहे हैं या नहीं। देयरफॉर द बुलडोजिंग ऑफ हाउसेज ऑफ द एलिज्ड राइटर्स अमाउंट टू फोर्स्ड एविक्शन एंड आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस। तो राइटर का कहना ये है कि जो घरों को बुलडोज कर दिया जा रहा है, बुलडोज़र से उनको विध्वंस कर दिया जा रहा है उनका, यानी कि तोड़ दिया जा रहा है एलिज्ड राइटर्स का, यानी कि उन दंगइयों का जिसको सरकार कह रही है कि वे दंगई हैं, ये अपने आप में एक फोर्स्ड एविक्शन का कारण है, विच इज़ अ ब्रीच ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, जो अपने आप में एक नेशनल और इंटरनेशनल लॉ का एक ब्रीच है। जो कॉन्सेप्ट है बुलडोजिंग अगर हम देखें तो ये कब से आया, तो ये जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया गया उस टाइम पे यूपी के अंदर या अलग अलग राज्यों में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे तो यूपी सरकार ने एक तरीका निकाला कि इन दंगइयों से पेश आने का, कि जो भी पर्सन इसमें पकड़ा जाता था तो उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का एक एक्ट बना के पास किया गया, जिसके तहत अगर वो कुछ भी दंगई करेगा या कुछ भी नुकसान करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके उससे पैसा वसूला जाएगा। दिस प्रोसेस हैज़ बीन फर्दर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थ्रू द इनेक्टमेंट ऑफ, तो यूपी में एक बिल भी पास किया गया, उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिफॉर्म लाया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट बंगाल ने एक बिल पास कर दिया है कि जिसमें सीएम को चांसलर बनाया जा रहा है
सभी यूनिवर्सिटीज़ का। अभी तक क्या होता था कि राज्य के अंदर गवर्नर जो हुआ करते थे वो स्टेट में जितने भी विश्वविद्यालय होते थे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती थी, उनके चांसलर गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन वेस्ट बंगाल में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, कई सालों से देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है और वहाँ पे जो भी गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, उनके बीच में जो सामंजस्य है वो नहीं बन पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, और दोनों पॉलिटिकल ऑफिस जो हैं वो दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के लॉगर हेड्स पे रहते हैं। तो इन एन अटेम्प्ट टू इंस्टॉल द चीफ मिनिस्टर एज द चांसलर ऑफ ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इंस्टेड ऑफ द गवर्नर, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये बिल पास कर दिया, द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022। इस बिल के वजह से जो वहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, अब वो चांसलर नहीं रहेंगे, जबकि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो सभी स्टेट और यूनिवर्सिटीज़ की चांसलर बन जाएंगी। नेक्स्ट आता है कि बिक्रम केशरी अरूखा को उड़ीसा का स्पीकर अपॉइंट किया गया है। इसके ऊपर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन कहाँ के स्पीकर हैं। तो 6 टाइम एमएलए हैं बिक्रम केशरी अरूखा, उनको इलेक्ट किया गया है कि वो न्यू स्पीकर हैं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, प्रिजन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है कि जब भारत को आज़ाद हुए 75 ईयर्स होने वाले हैं इस साल 2022 में, तो कहा जा रहा है कि सेंटेंस रिमिशन जो है, यानी कि जिस पर्सन को कैद हुई है तो उसके लिए 75वें जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस टाइम पे कुछ लोगों को रिहा करने की बात की जा रही है जेलों से। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, यानी कि गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस इशू करी है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को स्पेशल रिमिशन दे दी जाए, यानी उनको विशेष छूट देने की बात की जा रही है कैदियों को, टू कममेमोरेट द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस, जो स्पेशल रेमिशन है यानी कि जो स्पेशल छूट दी जाएगी, वुड बी ग्रांटेड टू अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स, यानी कि कुछ प्रिजनर्स को मिलेगी ये, और उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा 3 फेजेज़ में। 15 अगस्त 2022 को किया जाएगा, 26 जनवरी 2023 को किया जाएगा और 15 अगस्त 2023 को किया जाएगा। जो प्रिजनर्स हैं हु वुड क्वालिफाई फॉर द प्री मैच्योर रिलीज अंडर द स्कीम आर, अब जो कौन कौन प्रिजनर्स हैं, पहली बात तो जो लेडीज़ हैं, विमेन हैं, उनको छोड़ा जाएगा, ट्रांसजेंडर कन्विक्ट्स को छोड़ा जाएगा जो कि 50 साल से ऊपर के होंगे, और मेल कन्विक्ट्स को छोड़ा जाएगा जो 60 साल से ऊपर के होंगे और जिन्होंने अपना जो जेल का टर्म है वो 50% पूरा कर लिया हो, हु हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ देयर टोटल सेंटेंस पीरियड विदाउट काउंटिंग द पीरियड ऑफ जनरल रिमिशन अर्नड। अमंग अदर एलिजिबल फॉर रिमिशन आर, अब जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं या डिसेबल कन्विक्ट्स हैं जिनके पास 70% डिसेबिलिटी है और 50% से ज़्यादा समय वो जेल में बिता चुके हैं, तो उनको भी छोड़ने की बात की जा रही है। कन्विक्टेड प्रिजनर्स हु हैव कंप्लीटेड 2/3 66% यानी कि ऑफ द टोटल सेंटेंस, उनको भी छोड़ दिया जाएगा। पुअर और इंडिजेंट प्रिजनर्स जो हैं उनको भी सेंटेंस से छोड़ दिया जाएगा। कि मान लेते हैं कि कोई गरीब जो प्रिजनर्स होते हैं जो जेल में हैं, अब वो उनका जेल का टर्म तो पूरा हो गया लेकिन वो फ़ाइन के पैसे जमा नहीं कर पाए, तो इस वजह से भी अगर वो जेल में रह रहे हैं तो उनको उनके जो फ़ाइन के पैसे हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा और उनको भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ने कहा है कि पर्सन्स हु कमिटेड एन ऑफेंस एट अ यंग एज 18 to 21 एंड विद नो अदर क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट और केस अगेंस्ट देम एंड हु हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ देयर सेंटेंस, उनको भी छोड़ दिया जाएगा। यानी कि मंत्रालय ने ये भी कहा है कि 18 साल से 21 साल का युवा अगर वो किसी क्रिमिनल केस की वजह से जेल में है और उसने अपनी 50% से ज़्यादा उसने जो जेल टर्म है वो पूरा कर लिया है और उसका कंडक्ट सही रहा है और उसके ऊपर कोई दूसरे चार्जेस नहीं है, तो उसको भी रिहा कर दिया जाएगा। द एज ऑफ द कन्विक्ट जो होगी वो उसकी 10th क्लास के सर्टिफिकेट से मैच करी जाएगी, जिससे कि हम पता चल सकें कि उसकी एज क्या है। नेक्स्ट आता है कि पर्सन्स कन्विक्टेड विद डेथ सेंटेंस और वेयर डेथ सेंटेंस हैज़ बीन कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजन। मान लेते हैं कोई पर्सन ऐसा था जिसको डेथ सेंटेंस मिली हुई थी या डेथ सेंटेंस से कम्यूट करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है, वो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि डेथ सेंटेंस वाला यानी कि जिसको मृत्युदंड मिला है या जिसके मृत्युदंड की सज़ा को बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास कर दिया गया है, वो दोनों इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पर्सन्स कन्विक्टेड विद सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कन्विक्ट्स जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटी में हुए हैं, टाडा उन पे लगा है, या पोटा एक्ट के तहत आए हैं, यूएपी एक्ट के तहत आए हैं, एक्सप्लोसिव एक्ट है, एनएसए उन पे लगा है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आए हैं या हाईजैकिंग एक्ट के तहत आए हैं, तो अगर ऐसे ऐसे ग्रीवियस क्राइम्स जो हैं, ये हीनियस क्राइम्स के तहत अगर कोई पर्सन जेल में आया है तो उसको इसके आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जो अमृत है वो नहीं मिलेगा। द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज वर टोल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी। तो अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये कहा जा रहा है कि आप स्टेट लेवल पे स्क्रीनिंग कमेटी बिठाइए, जिसके अंदर होम सेक्रेटरी होंगे राज्य के, लॉ सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्टर होंगे या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन होंगे, जो हर पर्सन टू पर्सन पे
केसेस देखेंगे कि एग्जामिन करेंगे केसेस को एलिजिबल पर्सनस के, और जो भी लोगों को छोड़ने का नाम आ सकता है कि उन लोगों को छोड़ा जाएगा तो उनके ऊपर वो केस स्टडीज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है कि यूएई ने जो एग्जीबिशन है उसमें जो पिक्सर मूवी है उसके ऊपर बैन कर दिया है कि एग्जीबिशन नहीं हो पाएगा पिक्सर मूवी का यूएई के अंदर। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा है कि जो अपकमिंग पिक्सर एनिमेटेड फीचर मूवी है लाइट ईयर, उसको शो नहीं कर सकते मूवी में, क्योंकि उसमें लेस्बियन कैरेक्टर्स के अंदर किसिंग एक सीन है, तो इस वजह से उसको यूएई में पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS3 से। अगर हम न्यूज़ देखें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI मेथड है सोइंग पैडी का। अब अगर हम देखें तो पिछले दिनों एक और तरीका न्यूज़ में आ रहा था, डायरेक्ट सोइंग ऑफ सीड का एक तरीका आ रहा था, डायरेक्ट सीडिंग राइस का। तो डायरेक्ट राइस सीडिंग का एक केस निकल के आ रहा था कि जिस तरह से हम चावल को एक ट्रेडिशनल सिस्टम के तरह से बो रहे हैं जिसमें फ्लडिंग करनी पड़ती है, पूरा खेत पानी से भरा होता है, उसके बाद एक डायरेक्ट सिस्टम आया चावल को बोने का, और उसके बाद अब एक नया सिस्टम आ रहा है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये सबसे पहले मेडागास्कर में, जो कि अफ्रीका का एक देश है, उसमें डेवलप किया गया 1980 में, एंड सिंस देन कई कंट्रीज़ ने पूरी दुनिया में इसको प्रैक्टिस किया है, इंक्लूडिंग भारत में भी। इट प्रोमिस टू सेव 15 to 20% ग्राउंड वाटर। अब ये प्रॉमिस करता है कि कम से कम 15 से 20% जो ज़मीन का पानी है उसको सेव किया जाएगा, राइस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो कि अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो स्टैग्नेंट है, यानी कि भारत में जो चावल की उत्पादकता है वो बढ़ी नहीं है कई सालों से। और ये प्रॉमिस करती है ये तरीका जो SRI मेथड है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, कि इससे राइस की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इट गिव्स इक्वल और मोर प्रोड्यूस दैन द कन्वेंशनल राइस कल्टीवेशन। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये या तो इक्वल देगा या और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जो कन्वेंशनल, यानी जो हम पुराने ज़माने से चावल का सिस्टम उगाने का यूज़ करते आ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये चावल का प्रोडक्शन जो है निकाल के देगा। इसमें कम पानी भी लगेगा, कम बीज लगेंगे और कम ही केमिकल लगेंगे। जो नेट इफेक्ट है वो एक सब्सटेंशियल रिडक्शन होगा इन द इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सटर्नल इनपुट्स, यानी कि जो किसान को एक्सटर्नल इनपुट्स में जिस तरह से कि जैसे कि चाहे वो केमिकल हो, सीड हो, फर्टिलाइजर्स हो, उनमें जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वो इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी अगर हम SRI सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये फील्ड में ये जो तरीका है, हाउ डज़ इट टेक प्लेस इन द फील्ड, यानी कि ये जो तरीका है ये फील्ड में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और किस तरह की सॉइल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले अगर हम देखें तो पहले खेत को प्लग किया जाएगा, उसको जोता जाएगा। इट शुड बी लेजर लेवल्ड बिफोर ट्रांसप्लांटिंग फॉर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट। इरीगेशन इज अप्लाइड इन द फील्ड विच इज़ नॉट अ फ्लडिंग ऑफ फील्ड। अब इसमें जो इरीगेशन होगी उसमें फ्लडिंग नहीं की जाएगी, जैसे पहले जो पुराना सिस्टम था चावल उगाने का उसमें फ्लडिंग की जाती थी, यानी कि पूरा जो खेत था उसको पानी से लबालब भर दिया जाता था। इसमें ऐसा नहीं किया जाएगा, बट लेस देन दैट ऑफ अ वेल इरीगेटेड फील्ड। तो इसमें थोड़ा जो वेल इरीगेटेड फील्ड है उससे थोड़ा सा कम पानी होगा। फिर 10 से 12 दिन की नर्सरी में जो पेड़ होंगे, यंग जो पैडी प्लांट्स होंगे, सॉइल पार्टिकल्स के साथ और रूट्स के साथ, उनको यहाँ पर लाइंस में लगा दिया जाएगा कि हर 2 पैडी प्लांट में 10 इंचेस का डिफरेंस हो। उनको एक रोप मीटर की वजह से, यानी कि एक रोप मीटर से नापा जाएगा कि सब इक्वल दूरी पे रहें। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग लाइन्स इज़ टू प्रोवाइड अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देने के लिए, ग्रोथ के लिए उनको तरीके से लाइन में लगाया जाएगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ राइस प्लांट्स थ्रू सच स्पेसिंग। सीडलिंग्स और नर्सरीज शुड बी लोकेटेड एडजेसेंट टू द मेन फील्ड to avoid a time lag between uprooting and planting, which should not be more than 30 to 40 minutes so that the roots do not dry out। और ये कहना है कि जो DSR था, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस हुआ करता था, जो सूटेबल था सिर्फ मिक्स मिड टू हैवी टेक्सचर्ड सॉइल्स में SRI, जबकि यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो सिस्टम है ये हर तरह की सॉइल में, चाहे वो लेस फर्टाइल सॉइल भी हो, यानी कि कम उपजाऊ जो मिट्टी है अगर वो भी हो, वहाँ पर भी ये सूटेबल रहेगा। इन सच सॉइल द नंबर ऑफ सीडलिंग्स कैन बी इंक्रीज टू डबल। अंडर SRI 2 किलो सीड की रिक्वायरमेंट होगी 1 एकड़ ज़मीन पे चावल उगाने के लिए, जबकि 5 किलो सीड की ज़रूरत होती है ट्रेडिशनल मेथड में। तो वो कह रहा है कि डज़ द SRI मेथड रिक्वायर कॉन्टीन्यूस फ्लडिंग आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ नर्सरी, की क्या बार बार पानी की देने की ज़रूरत पड़ेगी और वापस फ्लडिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्या। तो ट्रेडिशनल सोइंग में तो जो ट्रांसप्लांटिंग थी उसके बाद क्रॉप टर्न्स 35 to 40 डेज, फील्ड्स आर केप्ट अंडर फ्लड लाइक कंडीशन। तो 35-40 दिन तक लगातार उसको फ्लड लाइक कंडीशन में खेत को रखना पड़ता था। एंड देन फील्ड्स आर फिल्ड एवरी वीक टिल अ फ्यू वीक्स बिफोर हार्वेस्टिंग। और फिर हर हफ्ते
उसको भरना पड़ता था। लेकिन एसआरआई में ये कॉन्टीन्यूस फ्लडिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़े थोड़े टाइम बाद इंटरमिटेंट इरीगेशन की ज़रूरत होती है, यानी बीच बीच में आप इरीगेशन नहीं करेंगे, बार बार कुछ कुछ समय बाद इरीगेशन करते रहेंगे, कुछ कुछ समय तक इरीगेशन नहीं करेंगे। इंडीड द प्लांट्स रूट्स शुड नॉट बी स्टार्व फॉर ऑक्सीजन थ्रू फ्लडिंग। इरीगेशन इज़ गिवन टू मेंटेन सॉइल मॉइस्चर। इरीगेशन इसलिए दिया जाता है जिससे कि पानी, जिससे मिट्टी की जो नमी है वो लगातार बरकरार बनी रहे। नियर सैचुरेशन इनिशियली एंड वाटर इज एडेड टू द फील्ड व्हेन द सरफेस सॉइल डेवलप्स हिल एंड क्रैक्स। तो वीड्स किस तरह से कंट्रोल की जाती हैं? जैसे कि डीएसआर में वीड्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस वाला जो सिस्टम है उसमें वीड्स बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं और वहाँ पे समय समय पे वीडिसाइड्स डाला जाती है। एसआरआई सिस्टम में ऐसा जबकि नहीं होता। एसआरआई में जो परमिट करता है ग्रेटर वीड ग्रोथ बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ फील्ड्स, वीड्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉइल बाय ऑपरेटिंग अ कोनोवीडर। अब एक कोनोवीडर चलाया जाता है, यानी कि मशीन चलाई जाती है जो वीड्स को निकाल कर उसको वापस से मिट्टी में दबा देती है, जिससे मिट्टी की जो उपज है वो लगातार बनी रहती है। तो पहली वीडिंग 10 से 12 दिन बाद की जाती है, उसके बाद हर 10 से 15 दिन के इंटरवल में वीडिंग करते रहते हैं। हर वीडिंग जो है, ईच वीडिंग एनहेंसेस ईल्ड। अब हर वीडिंग के साथ जो मिट्टी के अंदर जो एरेशन है, यानी कि जो हवा है वो भी अच्छी होती चली जाती है, और वो जो वीड्स हैं वो भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और इससे जो मिट्टी की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती चली जाती है। फॉर स्मूथर एंड ईजियर ऑपरेशन ऑफ कोनोवीडर, ये एडवाइजेबल है कि जब भी इरीगेशन की जाए तभी कोनोवीडर चलाया जाए, यानी कि तभी वो मशीन चलाई जाए जिससे कि वीड्स को हम हटा सकें। एसआरआई की लिमिटेशंस क्या हैं कि अगर इसको अनचेक किया जाए, इस पर ध्यान ना दिया जाए, तो वीड ग्रोथ अगर बढ़ जाएगी तो उससे आपकी उपज में नुकसान हो जाएगा। तो पंजाब में गवर्नमेंट इज़ नॉट प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट एक्सेप्ट डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट सोन ओवर अ डेकेड अगो। अब एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस सॉइल स्ट्रक्चर के हिसाब से इस मेथड को यहाँ पे अपनाना चाहिए। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ जो पर्यावरण विकास हो रहे हैं उनके ऊपर देखें तो ग्लोबली जो इन्वायरमेंटल डिस्कोर्स है सबसे ज़्यादा जो शेप लेना शुरू करा जब 1962 में रचल कार्सन की किताब आई साइलेंट स्प्रिंग, वो पब्लिश हुई। फिर पॉल एल्ड्रिच ने लिखी किताब एक पॉपुलेशन बॉम्ब 1968 में, और फिर क्लब ऑफ रोम की किताब आती है द लिमिट्स टू ग्रोथ, ये रिपोर्ट आती है 1972 में। उसके बाद पूरे विश्व में इन्वायरमेंट के ऊपर जो डेवलपमेंट्स थी, इन्वायरमेंट के ऊपर जो डिबेट्स थी वो चलनी शुरू हुई। अब देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हुआ करती थी भारत में, उस टाइम पे भारत में इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई या क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इंदिरा गांधी ने स्पीच दी सबसे पहले 1972 में, जो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट पे स्टॉकहोम में। तो 1972 में, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो 50 साल पहले, क्योंकि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस थी उसको भी 2022 में 50 साल होने जा रहे हैं स्टॉकहोल्म की, तो इंदिरा गांधी ने वहाँ पे स्पीच दी थी। उन्होंने जो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था 1969 में उसको रिएक्टिवेट किया। 1971 में जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो पक्षियों के ऊपर स्टडी करते हैं, तो सलीम अली को रामसार भेजा ईरान में कैस्पियन सी के किनारे, जहाँ पर 1971 में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में जो आज मनाया जाता है, उस टाइम पे मीटिंग हुई और रामसार साइट्स के लिए भारत की तरफ से ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली गए थे वहाँ पे। नेक्स्ट आता है कि जो नेशनल कमेटी है इन्वायरमेंटल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन पे हैड बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ द पीताम्बर पंत। भारत का पहला स्पीशी कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गिर में एशियाटिक लॉयन के लिए 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया 1973 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल पास किया 1972 में, और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पास किया 1974 में। तो ये सब काम जो किए गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये सब काम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान किए गए। कभी भी अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि आईआईटी गुवाहाटी ने एक प्रोस्थेटिक लेग डेवलप किया है भारतीय कंडीशंस के लिए। तो जो रिसर्चर्स हैं आईआईटी गुवाहाटी के, उन्होंने डेवलप किया एक प्रोस्थेटिक लेग, यानी कि वो लेग होता है, मान लेते हैं किसी पर्सन का पैर अगर कट जाए तो एक नकली पैर लगा दिया जाता है जिससे कि वो चल फिर पाए। तो एक प्रोस्थेटिक लेग लगाया जा रहा है जो कि उसको क्रॉस लेग्ड बैठने में हेल्प करेगा और उसको स्क्वाट करने में हेल्प करेगा। इज़ सूटेबल फॉर अनइवन टेरेन, और अनइवन टेरेन यानी कि अगर उबड़ खाबड़ वाली ज़मीन है तो वहाँ पे भी चलने में उसको आराम से मदद करेगा। ये डिज़ाइन किया गया है इंडियन कंडीशंस के लिए। जो प्रोस्थेटिक लेग है इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोस्थेटिक यूज़। तो इसको टेस्ट किया जा रहा है टू सपोर्ट अप टू 100 kg बॉडी वेट एंड टेल्स अ कॉस्ट ऑफ अबाउट ₹25,000। तो 100 किलो बॉडी वेट के लिए इसको बनाया गया है और 25,000 रुपये का इसमें करीब करीब खर्चा आएगा। अम्र राजा जो है ये एक ग्रीन हाइड्रोजन आउटलेट लेह में स्टार्ट करने जा रहा है। तो अम्र राजा पावर सिस्टम्स हैं, वो पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्टार्ट करने जा रहा है फर्स्ट कंट्री के अंदर, लेह लद्दाख में।
और NTPC के लिए। तो द पायलट प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस अ मिनिमम ऑफ 80 kg पर डे, तो 80 kg पर डे के हिसाब से 99.97% प्योर हाइड्रोजन पैदा की जाएगी, जो कि अपना में कंप्रेस होगी, स्टोर होगी और डिस्पेंस कर दी जाएगी। NTPC का कहना यह है कि हैज़ अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट प्लान टू अप्लाई 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेज इन द रीजन। तो NTPC का प्लान है कि 5 हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली जो बसेज हैं वो लेह के अंदर चलाई जाएँ। रशिया जो है अब सेकंड बिगेस्ट ऑयल वेंडर हो चुका है भारत के लिए, यानी कि भारत अब जो तेल खरीद रहा है सबसे ज़्यादा वो इराक से खरीद रहा है और दूसरे नंबर पे रशिया से खरीद रहा है। तो रशिया हैज़ ओवरटेकन सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडियाज सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल बिहाइंड इराक। तो सबसे पहले हम इराक से तेल खरीद रहे हैं सबसे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रशिया से खरीद रहे हैं और नंबर 3 पे सऊदी अरेबिया से ही खरीद रहे हैं। तो कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स अगर हम देखें तो पुष्कर सिंह धामी ने डिफीट कर दिया है टर्फ खटीमा कुमाऊं पे। अब देखिए पुष्कर सिंह धामी जिस टाइम पे इलेक्शन लड़ रहे थे, उत्तराखंड में जब इलेक्शन हुआ तो पुष्कर सिंह धामी हार गए थे जब वो खटीमा सीट से लड़ रहे थे, जो उनकी होम सीट थी जहाँ से वो लड़े थे। अब वो उत्तराखंड के जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनको बाईपोल्स के थ्रू 6 महीने के अंदर अंदर अपनी सीट जीतनी थी, तभी वो मुख्यमंत्री बने रह सकते थे स्टेट के। तो उन्होंने चंपावत के जो MLA थे कैलाश गहतौरी, जो जीत कर आए थे बीजेपी की तरफ से, उन्होंने अपनी सीट को रिज़ाइन कर दिया, अपनी सीट छोड़ दी मुख्यमंत्री के पद के लिए। और पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो चंपावत से इलेक्शन लड़े, बाईपोल्स जो है बाई इलेक्शन जो है वो वहाँ से लड़े और वहाँ से वो जीत गए। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो उत्तराखंड के अंदर भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या उत्तराखंड के अंदर इनर लाइन परमिट चलता है, तो येस, उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल इनर लाइन परमिट चलता है। जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में नीति वैली है और नीलांग वैली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे इनर लाइन परमिट लगता है। और जो वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको रिटायर कर दिया गया है, यानी कि अब इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद कर दिया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था। तो दैट्स ऑल। तो ये थे 18 जून के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप इनको रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।